हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की आज 9वीं क्लास है। आज हम अपने बहुत ही अहम टॉपिक जो कि आप अपने सिलेबस में देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे एजुकेशनल थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। टॉपिक थोड़ा लंबा है, एक ही क्लास में सारा कवर करेंगे, आखिर तक आप देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद इस टॉपिक से यानी एजुकेशनल थिंकर जो इंडियन है, इंडियन के साथ साथ जो बाहर वाले थिंकर हैं, दोनों को एक ही क्लास में कवर करेंगे। जैसे हम स्वामी विवेकानंद के बारे में देखेंगे, महात्मा गांधी के बारे में, इसी के साथ भीमराव अंबेडकर के, जिद्दू कृष्णमूर्ति के, और आप आगे देख रहे हैं जिदू भाई भास्कर हैं। फिर वेस्टर्न वाले आपके जो फ़लसफ़ी हैं, जिसमें प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, और रूसो हैं, फ्रोबेल हैं, डीवी यानी जॉन डीवी हैं, और आखिर में मॉन्टेसरी। सबको एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। हमारी क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जो कुछ टॉपिक मैंने डिस्कस किया है सब एक एक करके सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे। देखिए, ये सब इंडियन हैं। इंडियन के साथ साथ ये आपके प्लेटो, अरिस्टोटल, और जिसको हम उर्दू ज़ुबान में अरस्तु कहते हैं, और रूसो। ठीक है, बहुत ही अहम है ये लोग, और जॉन डीवी, मॉन्टेसरी और फ्रोबेल। और इसी के साथ हम देखेंगे इनकी जो आइडियालॉजी है, यानी इनका जो नज़रिया है, इनका नज़रिया आपको पता है, इसमें से 4 नज़रिए निकल के आते हैं सबको मिला करके। सबसे पहले निकल के आता है आइडियालिज़म। आइडियालिज़म क्या चीज़ है, इसको कौन कौन से जितने अपने फ़लसफ़ी हैं इसमें से कौन कौन आइडियालिज़म को मानते हैं, उनको भी देखेंगे। इसी के साथ एक नज़रिया निकल के आया है नेचुरलिज़म, यानी जिसको हम फितरियत कहते हैं, फितरत कहते हैं। इनको कौन कौन लोग मानते हैं ये भी हम देखेंगे। इनके नज़दीक एजुकेशन का मेथड क्या होना चाहिए, एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए, फिर एजुकेशन का करिकुलम क्या होना चाहिए, इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर आगे है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जिसके बानी आपके जॉन डीवी माने जाते हैं। हम देखेंगे प्रैग्मेटिज्म का मानना क्या है, इनके अकॉर्डिंग बच्चे को किस तरह से सेंटर में रखेंगे, टीचर किस तरह का रोल जो है इसमें प्ले करता है। फिर आखिर में आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो एक नया नज़रिया निकल करके एजुकेशन में आया है। ठीक है, सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे। चलिए, अब एक एक करके देखते हैं। आप चाहें तेलंगाना के जो डीएससी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के डीएससी की, दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, उसमें भी दोनों में ये टॉपिक आपका दाखिल है। आपको पता है इसमें पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आपका दूसरा ही है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है इसमें पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है। आपका जो सिलेबस है, आप चाहे लैंग्वेज पंडित उर्दू की तैयारी करें, या स्कूल असिस्टेंट टीचर उसमें किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों, या इसी के साथ सेकेंडरी ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सब में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट जो कॉमन है, सब में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, आप नए अगर हैं तो एक टेलीग्राम चैनल है निज़ाम एकेडमी 22 करके, इस पर क्लिक करके जुड़ जाएं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, इसी के साथ चैनल को, अगर वीडियो सही आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर आखिर में फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए सिलेबस लंबा है। शुरू ही से अगर आप तैयारी करते हुए चलेंगे तभी आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। ठीक है, आगे कुछ अगर आपको मज़ीद
कुछ हेल्प चाहिए उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्लास की जानिब चलते हैं। पिछली क्लास में हमने फिलॉसफिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन के अंदर एजुकेशन किससे निकला है, एजुकेयर का मतलब क्या है, एजुकेटम का मतलब क्या है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो अच्छे से देख लें। उसमें फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, फिर बाईपोलर में यानी टीचिंग स्टाइल यानी बाईपोलर क्या है, ट्राईपोलर क्या है, ठीक है, सबको डिटेल से देखा। जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि फिलॉसफिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन में अलग अलग फलसफियों ने, चाहे इंडिया के हो या वेस्टर्न कंट्री के हो, उन्होंने क्या इसकी तारीफ की है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ऋग्वेद क्योंकि आपको पता है इंडिया में ये इंडिया ही का है। ठीक है, ये क्लासिकल ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद ने, क्योंकि हमें वैदिक काल से एजुकेशन सिस्टम को देख के चलना है। ठीक है, तो ऋग्वेद के मुताबिक तालीम यानी एजुकेशन का क्या मकसद था, उन ऋग्वेद के मुताबिक जो 4 वेद हैं उसमें से सबसे अहम वेद क्या है, ऋग्वेद माना जाता है। उसके मुताबिक तालीम इंसान को खुद एतमाद और बेलौस बनाती है। यानी इंसान जब तालीम एजुकेशन हासिल करता है तो खुद एतमाद यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है और बेलौस हो जाता है। फिर उपनिषद का मतलब होता है यानी उस्ताद के पास बैठना। ये सब ये जो नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं की जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो श्लोक, उन लोगों का ये उसका नाम है। जैसे ऋग्वेद है, इसी के साथ उपनिषद है। तो उपनिषद के मुताबिक तालीम मनफी जज्बात, जो आपका निगेटिव इमोशंस है, रुझानात और आमाल से छुटकारा दिलाती है। जब आप एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, जो आपके अंदर मनफी जज्बात यानी इमोशंस होते हैं, उस पर आपके अंदर कंट्रोल वाक़ई होता है। इसीलिए आप देखेंगे जो एजुकेटेड इंसान है वो हमेशा लड़ता हुआ नहीं चलता है। ठीक है, उसको ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करना आता है। आगे है भगवत गीता के मुताबिक सफ़े हस्ती को खालिस बनाने के लिए तालीम से ज़्यादा बेहतर कोई और शय यानी तालीम से ज़्यादा बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है, शंकर आचार्य क्या कहते हैं, तालीम खुद शनासी है। जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो अपने आप को पहचान लेते हैं। ठीक है, कोटलिया क्या कहते हैं, तालीम मुल्क के लिए तरबियत और कौम के लिए मोहब्बत है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप मुल्क के लिए यानी उस कंट्री के लिए गोया कि आप तरबियत याफ्ता इंसान बनेंगे, और कौम के लिए यानी नेशन के लिए आप मोहब्बत यानी लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। आगे है पाणिनी के मुताबिक इंसानी तालीम का मतलब वो तरतीब है जो इंसान फितरत से हासिल करता है। ठीक है, इसी के साथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, उनके मुताबिक दिमाग और जहन को इस काबिल बनाना कि वो सच्चाई की तलाश कर सके, इसको हम एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन में अलग अलग जो फ़लसफ़ी हैं उनकी पूछा जाता है कि इनके मुताबिक एजुकेशन क्या है, इनके मुताबिक एजुकेशन क्या है। तो इसलिए हमें इसको जहन में रखना ज़रूरी है। तो टैगोर कहते हैं कि वो सच्चाई की तलाश करता है जब आदमी एजुकेटेड होता है। आगे हमारे महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के मुताबिक तालीम से मुराद क्या है, बच्चों और अफराद की बेहतरीन जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सलाहियतों को उजागर करना। आपको पता है गांधी जी ने 3H का फार्मूला दिया था। एजुकेशन में इन्होंने 3H का फार्मूला दिया है, पूछा जाता है। ठीक है, 3H का फार्मूला गांधी जी कहते हैं
کہ ایجوکیشن کا مطلب پہلا یہ ہے کہ پہلا ہیڈ یعنی بچوں کے اندر جو ڈیولپ کیا جائے، یعنی ان کا دماغی نشو و نما ہونی چاہیے، یعنی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، یعنی پہلے ایچ سے ہیڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے ایچ سے انہوں نے ہارٹ جس کو ہم دل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا ایموشنل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ایچ جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں ہینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بچے کو اس طرح سے تعلیم دی جائے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے کرافٹ ایجوکیشن کی بات کی ہے۔ تو پوچھا جائے گا ایجوکیشن کا مطلب گاندھی جی کے نزدیک یعنی بہترین جسمانی، ذہنی اور روحانی، یعنی دلی طور پہ اور دماغی طور پہ اور جسمانی طور پر، ٹھیک ہے، تینوں طرح سے صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہی کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وویکانند، یعنی سوامی وویکانند، جو کہ آپ کے سلیبس میں ہے۔ ان کے مطابق کیا ہے؟ تعلیم کا مطلب انسانی کردار سازی اور عرفان خداوندی ہے، تاکہ انسانی کردار سازی، تاکہ انسان کا بیہیویئر، اس کا سلوک، اس کا برتاؤ، یعنی انسان ایک مورل بن سکے، کیا ہے، معاشرتی یعنی سوشل بن سکے، ٹھیک ہے، سماجی اعتبار سے بھی اس کا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، اور عرفان خداوندی ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچان سکے، یہ جان سکے ہم کس لیے دنیا میں بھیجے گئے، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایسٹیمیشن۔ پھر علامہ اقبال نے بھی ایجوکیشن کے بارے میں کہا ہے تعلیم کا احساس خودی، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین تعلیم انسانی دماغ کی مکمل پرورش کرتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا نام آتا ہے نئی تعلیم، وردھا تعلیم، جو انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر کے تعلیم کا ایک خاکہ بنایا تھا کہ تعلیم کس طرح سے بچے کو دی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے ذکر بھی کیا ہے نئی تعلیم، نئی ایجوکیشن، یا ان کے اس کا نام تھا وردھا ایجوکیشن کیا ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر حسین سے جڑا، ڈاکٹر ذاکر حسین اور اسی کے ساتھ مہاتما گاندھی، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان تعلیم میں قوم کی ترقی مضمر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اگر انسان ایجوکیٹڈ ہے تبھی جس قوم میں رہتا ہے، اگر ایجوکیٹڈ لوگ رہیں گے تبھی وہ قوم ترقی کرے گی اور معاشرے کی بہتری کا ذریعہ، معاشرہ جو اس کا سماج ہے وہ بھی بہتر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان تعریفوں سے ہمیں ایک چیز نکل کے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کے الگ الگ فلسفیوں نے، الگ الگ جو اس میں سائیکالوجسٹ ہیں جو ایجوکیشن سے جڑے ہیں، انہوں نے اپنا نظریہ کس طرح سے ایجوکیشن سے متعلق پیش کیا، ٹھیک ہے۔ آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، اسے لٹا کر دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو کلیئر، یعنی لینڈ اسکیپ موڈ میں دیکھیں گے تو کلیئر دکھے گی۔ اب آگے ہم جو ویسٹرن جو آپ کے فلسفی ہیں، جیسے اس میں سے سقراط، ان کا ایجوکیشن سے متعلق کیا نظریہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سقراط کہتے ہیں تعلیم کا مقصد انسان کی پوشیدہ معقول آفاقی تصورات کو اجاگر کرنا ہے، جو ان کے اندر چھپی ہوئی تصورات ہیں ان کو اجاگر کرنا، ان کو باہر نکالنا، کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے۔ افلاطون جس کو ہم پلیٹو کہتے ہیں، تعلیم درست موقع، ٹھیک ہے، ہر کرب اور انبساط کے احساس کی صلاحیت ہے۔ یہ طالب علم کے جسم و روح میں خوبصورتی کو فروغ دیتی ہے۔ جب انسان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے تو اس کے جسم و روح میں ایک خوبصورتی دکھتی ہے اور انتہائی
کمال کو پہنچاتی ہے جس کا وہ اہل ہے، یعنی جس کا وہ انسان اہل ہے وہاں تک کس کے ذریعے پہنچ سکتا ہے؟ ایجوکیشن یعنی تعلیم کے ذریعے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ارسطوطل یعنی ارسطو، ارسطو کا کیا کہنا ہے؟ تعلیم صحت مند جسم میں صحت مند ذہن کی تخلیق کرتی ہے، یہ انسانی استعداد بالخصوص دماغی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے۔ روسو کہتے ہیں بچے کی فطری صلاحیتوں، خوبیوں اور قابلیتوں کے فطری ارتقاء کا نام تعلیم ہے۔ یعنی بچے کی فطری صلاحیت جو انہیں اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، ان صلاحیتوں، خوبیوں، قابلیت جو ان کے اندر اہلیت ہے، جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، جو ان کے اندر ایبیلٹی ہے کہ فطری ارتقاء یعنی نیچرل طور پر ان کا ڈیولپمنٹ ہونا ہی کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے جان ڈیوی جو کہ پریگمیٹزم سے جڑے ہوئے ہیں۔ جان ڈیوی کیا ہے؟ تعلیم امریکن فلسفی ہیں۔ تعلیم انسان کی ان تمام صلاحیتوں کا فروغ ہے جو اس کو اپنے ماحول پر قابو پانے اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر آہو ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایجوکیشن ہی کے ذریعے انسان کی جو رسپانسبلٹی ہے، جو اس کے اندر دائتو ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو صحیح سے نبھا سکتا ہے۔ کون؟ ایجوکیٹڈ پرسن۔ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں نے ایجوکیشن سے متعلق کہا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ہے ہینڈرچ، ٹھیک ہے، پیسٹالوزی، آپ دیکھیں گے پیسٹالوزی بھی آپ کے سلیبس میں ہے۔ تعلیم انسان کی فطری صلاحیتوں کی بہتر نشو و نما ہے۔ جو فطری یعنی نیچرل جو انیٹ ایبیلٹی ہے، جو چھپی ہوئی، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو فطری صلاحیتوں کی بہتر نشو و نما کس سے ہوگی؟ ایجوکیشن سے ہوگی۔ آگے ہے فریڈرچ ولیم فوریبل، یہ کیا کہتے ہیں؟ بچے کی اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، کچھ ٹھوسنا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کیا ہے؟ جو بچے کے اندر، جو اس کے مافی ضمیر میں جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے، ٹیچر ان کو اگر باہر لے آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے آج کل جو اسکول ہیں اس میں فوکس کس پہ دیا جا رہا ہے؟ کریکولر ایکٹیویٹیز، اسی کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، دونوں پہ فوکس دیا جا رہا ہے۔ یعنی بچہ صرف پیپر پین میں کتنا اچھا نہیں ہے، اسی کے ساتھ اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اس کے کردار کتنے اچھے ہیں، پھر اس کے اندر کو کریکولر ایکٹیویٹیز جیسے کھیل میں کہ کون سا کھیل اچھا کھیلتا ہے، گانا اچھا گا لیتا ہے کیا، یا اس کے ساتھ کوئی اور فزیکل ایکٹیویٹیز ہے جس میں اگر وہ اس کے اندر صلاحیت اس کو پہچان کر کے اس پہ بھی آج کل زور دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجاگر کرنا، ٹیچر کا کام اس کو جان کر کے اس کو آگے بڑھانا تھا، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے رکھی ہے، لیکن اگر وہ صحیح ٹائم پہ پہچان لیتا ہے، ٹیچر پہچان لیتے ہیں، اس پر محنت کر دیتے ہیں، تو اس میں بہت آگے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں گے آج کل جو کھلاڑی نکل رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے اندر صلاحیت ہے، جیسے نکاح زری کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے حیدرآباد میں، ثانیہ مرزا، اور ابھی جو ہے سراج جو کرکٹر ہیں، تو کیا ہے ان کو پتہ تھا کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے، اس پر جو ہے محنت کی گئی تو اچھے کھلاڑی بنے۔ تو اللہ نے صرف پیپر پین والی صلاحیت کو صلاحیت نہیں کہتے، کوئی بھی جو ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کر دیا جائے، اس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ولیم بیارڈ، تعلیم بالٹی بھرنا نہیں، یعنی جیسے بالٹی خالی ہے، کوئی بکٹ ہے، اس میں آپ بھر دیں چیزوں کو یا پانی کو بھر دیں۔ دیا جلانا روشنی کرنا، بلکہ تعلیم کا مطلب ہے کہ دیا جلانا یعنی روشنی پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ڈیوڈسن کیا کہتے ہیں؟ تعلیم سے مراد شعوری یا ارادی ارتقاء ہے، جو اس کے اندر شعور ہے وہ اگر ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس کو ہم تعلیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اور کہتے کا ماننا، جیسے ایف ڈبلو بارکر کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کا مقصد
قوت حیات کی بقا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، ورڈ کیا کہتے ہیں، تعلیم سے مراد وسیع عالم کی عالمگیر تقسیم ہے۔ ہربرٹ کیا کہتے ہیں، اخلاقی اقدار مثال برتاؤ کو فروغ دینے کا ذریعہ ہی کیا ہے، تعلیم ہے۔ آگے ہے ڈسکارٹ کیا کہتے ہیں، فرد کی قوت سوچ کو فروغ دینا ہی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو اہم ہیں جن سے بار بار سوالات پوچھے جاتے ہیں، جس میں سے آپ کے موہن داس کرم چند گاندھی، ان کے نظریے کیا تھے، ان کے متعلق جو ہے تعلیم کیا ہے، ان کے مطابق جو ہے کس طرح سے ایجوکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ کریکولم یعنی کس طرح سے ہم اپنا سلیبس ڈیزائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم گاندھی جی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ گاندھی جی آپ کو پتہ ہے، گاندھی جی سے متعلق کچھ فیکٹ ہیں، کیونکہ آپ کا جی ایس اینڈ کرنٹ افیئر بھی پوچھا جائے گا تو اس میں سے گاندھی جی کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بابائے قوم کی حیثیت سے موہن داس کرم چند گاندھی کو ہندوستانی رہنماؤں کی فہرست میں ایک عالمی مقام ہے، ٹھیک ہے۔ 1920 کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے انہی کی قیادت میں 1920 میں یعنی خلافت آندولن چلا تھا، ٹھیک ہے، خلافت موومنٹ، اسی کے ساتھ نن کوآپریشن موومنٹ چلا تھا۔ اس کے بعد گاندھی جی کی قیادت میں آزادی کے لیے کامیاب جدوجہد کی تھی۔ گاندھی جی ہندوستان کی آزادی کو سماجی تبدیلی یعنی سوشل چینج کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ پھر گاندھی جی کا فلسفہ حیات کیا ہے، جو کہ آپ کا سلیبس کا حصہ ہے۔ گاندھی جی کا فلسفہ حیات ان کی سچائی، گاندھی جی ہمیشہ ٹروتھ یعنی سچائی کی باتیں کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت یعنی سروس آف ہیومینٹی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان ہیں تو لوگوں کی سیوا کیجئے یعنی خدمت کیجئے۔ عدم تشدد یعنی نن وائلنس، کوئی بھی چیز کیجئے، پروٹیسٹ کیجئے، لیکن اس میں ہنسا یعنی تشدد مت کیجئے، کسی کے جان مال کی یعنی حق تلفی نہ ہو یعنی نقصان نہ پہنچے۔ بے خودی یعنی فیئر لیسنس، اسی کے ساتھ ستیہ گرہ، اس جتنے ورڈ ہیں، ٹروتھ ہے، سروس آف ہیومینٹی ہے، نان وائلنس ہے، فیئر لیسنس ہے، ستیہ گرہ ہے، یہ سب گاندھی جی سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں۔ گاندھی جی کے تعلیمی فلسفے کے بنیادی اصول یعنی بیسک پرنسپلز آف گاندھیز ایجوکیشنل فلاسفی کیا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ گاندھی جی کا کہنا یہ تھا کہ 7 سال سے 14 سال تک، جو کہ آر ٹی ایکٹ 2005 کیا کہتا، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کہاں سے کہتا، 6 سال سے، گاندھی جی 7 سال سے کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ 7 سے 14 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کی تعلیم بلا فیس اور لازمی یعنی فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ذریعے تعلیم، انہوں نے کہا تعلیم کس میں دی جائے، مادری زبان یعنی بچوں کی ماتر بھاشا، جو ان کی جو زبان گھر میں بولی جاتی ہے اس میں تعلیم دی جائے، جو کہ آج کی ایجوکیشن نیو ایجوکیشن پالیسی بھی یہی کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ طلبہ کی تعلیم انگریزی میں نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا میڈیم انگریزی نہیں ہونی چاہیے، صرف خواندگی کو تعلیم کے برابر نہ سمجھا جائے، صرف بچہ پڑھ لیا کہا جائے کہ ایجوکیٹڈ ہے، نہیں، بلکہ ہنر بھی ہونا چاہیے۔ تعلیم اس انداز میں دی جائے کہ طلبہ کے اندر اخلاق اقدار کو پیدا یعنی اس کا مورل ڈیولپمنٹ یعنی اس کے اندر ایک ویلوز ڈیولپ ہو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں گاندھی جی، تعلیم طلبہ کو ان تمام سماجی صلاحیتوں کا فروغ کرے جن کو سماج کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس کا کیا ہے، ایک حصہ ہے۔ تعلیم اس طرح کی ہونا چاہیے کہ وہ بچے کے جسم، ذہن، دل و روح کی ہمہ جہت فروغ دے یعنی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کر سکے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا 3H کا فارمولہ جو ابھی سمجھائے تھے، یعنی ہارٹ یعنی ہیڈ، ہارٹ اینڈ ہینڈ، ٹھیک ہے، 3H کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ آگے ہیں طلبہ کو
तालीम क्राफ्ट या सनात के ज़रिए देना चाहिए। यानी बच्चा कोई हुनर सीख करके आए, जैसे क्राफ्ट का सब्जेक्ट जैसे गार्डनिंग है, या बच्चा पढ़ रहा तो उसको थोड़ा सिलाई आ जाए, वुड्स यानी कुछ लकड़ी के सामान बनाने आ जाए, ताकि वो पढ़ करके कोई हुनर ले करके जाए और बेरोज़गार ना रहे। तालीम इस तरह की देनी चाहिए जिससे तलबा आगे चलकर साहिब रोज़गार हो जाएं और माशी तौर पर आज़ाद हो जाएं। तालीम को सरगर्मियों का एक मरकज़ होना चाहिए ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बों को हासिल कर सकें। ठीक है। तालीम का मकसद कि वो मुल्क के शहरियों को फ़ायदा मंद, ज़िम्मेदार, मुतहर्रिक शहरी बनाना है। ठीक है। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन, गांधी जी के मुताबिक एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? अगर हम गांधी जी की किताबों का मुताला करें तो हमें कुछ नज़रिए उनके समझ में आते हैं। जैसे तालीम के फौरी मकासद यानी इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन, तालीम का हतमी मकसद यानी अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन, तालीम के फौरी मकासद क्या हैं? गांधी जी ने तालीम के जो फौरी मकासद पेश किए हैं उनका मतलब, उनका कहना यह है, प्रमोशन ऑफ मोरल एंड कैरेक्टर, यानी अखलाक और किरदार का फ़रोग़, यानी उसकी नशोनुमा होनी चाहिए। गांधी जी का फ़लसफ़ा का पहला तालीमी मकसद था कि तलबा के अक़दार और किरदार का फ़रोग़ करना। उनके मुताबिक तालीमी अमला में तलबा के अक़दार व किरदार सबसे अहम है। तालीम के फ़रोग़ के लिए अक़दार बहुत ज़रूरी है। अगर तालीम तलबा में अक़दार का फ़रोग़ नहीं करती तो गोया कि बच्चा जो है एजुकेटेड नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या कहा उन्होंने? कहा है हमा जहा फ़रोग़, यानी हारमोनियस डेवलपमेंट, यानी जिसको हम कह सकते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की बातें गांधी जी ने की है। गांधी जी के फ़लसफ़े का ये बहुत ख़ास मकसद है। यानी गांधी जी क्या कहते हैं? बच्चों के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी मेंटल भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए, फिज़िकल भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए, मोरल भी होना चाहिए। ठीक है, सबकी बातें गांधी जी करते हैं। आगे क्या है? सकाफ़ती मकासद यानी कल्चरल एम। इनका कहना है गांधी जी क्या चाहते थे? तालीम के ज़रिए अपने मुल्क की सकाफ़त का, यानी जो हमारे मुल्क का कल्चर है, जो सिविलाइजेशन से मुतालिक चीज़ें हैं, वो उसी कल्चर में रह कर के ही हम एजुकेशन हासिल करें। ठीक है। इसीलिए गांधी जी क्या लिबास पहने, खाने में क्या चीज़ इस्तेमाल करें, जो आपका कल्चर है। जैसे देखें हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर है। वो कहते हैं एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि वो अपने कल्चर को भी ज़िंदा रख सके। ठीक है। आगे पेशा वाराना मकासद यानी ओकेशनल एम। मैं बताया गांधी जी का कहना यह था कि बच्चा जो बेसिक एजुकेशन हासिल करे, बुनियादी तालीम में ओकेशनल एम होना चाहिए, यानी इस तरह से सलेबस डिज़ाइन किया जाए कि बच्चा पढ़ करके निकलने के बाद कोई हुनर, यानी किसी के पास खेती करने का अच्छा हुनर है, किसी के पास जो है कारपेंटर का अच्छा हुनर है, या किसी के साथ आज के ज़माने में जैसे कोई कंप्यूटर उसको सिखा दिया जाए या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बताई जाए ताकि बच्चा बेरोज़गार ना रहे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। यानी इसीलिए कहते हैं खुद कफील हो सके, पढ़ने के बाद दूसरे के ऊपर बोझ ना बन सके। अब हम गांधी जी के बस यही नज़रिए थे। आगे हम जॉन डीवी को पढ़ेंगे। ठीक है। जॉन डीवी जो पैदा हुए हैं 1859 में, 1952 में जो है इनकी डेथ हुई है। कभी कभी पूछ सकता है कहाँ पैदा हुए थे? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, फ़लसफ़ी हैं। ठीक है, फ़िलासफ़ी हैं, यानी बुर्लिंगटन में। ठीक है। इनका कहना क्या था, इनका नज़रिया क्या था? मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर, यानी इंसान क्या है? फितरत का, जो नेचर मतलब फितरत का प्रोडक्ट है। ही फाइंड्स मीनिंग एंड गोल्स, यानी इंसान क्या है? बाद में मीनिंग और गोल्स अपने लाइफ में हासिल करता है। प्रेगमेटिज्म के बानी किनको माना जाता है? जॉन डीवी को ही माना जाता है। रियलिटी इज टू बी एक्सपीरियंस्ड, वो कहते हैं जो चीज़ हकीकी है उसका
एक्सपीरियंस यानी उसका तजर्बा किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अगर पूछा जाएगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन टर्म किससे जुड़ी है, जॉन डीवी से जुड़ी हुई है। जॉन डीवी क्या कहते हैं, बच्चा क्या है, सेंटर यानी मरकज में रहेगा, टीचर एज अ फैसिलिटेटर रहेगा, बच्चा जो भी चीज सीखेगा लर्निंग बाय डूइंग होगी, यानी बच्चा करके ही सीखेगा। ठीक है, वन लेंस विथ हैंड एंड अप्रोच, वो कहते हैं बच्चे को आप मौका दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटीज फराहम कराइए, टीचर सिर्फ निगरानी करेगा, जहां बच्चा अटकेगा वहां टीचर उनको बताएगा। बच्चा जब करके सीखेगा तो ऐसा नॉलेज जब बच्चा सीख लेता है तो कभी उनको भूलेगा नहीं। ठीक है, जॉन डीवी ने कुछ बुक लिख के 2 किताबें लिखी हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक है द स्कूल एंड सोसाइटी, दूसरी बुक है द चाइल्ड एंड द करिकुलम। ठीक है, उनका मानना है ही बिलीव्स, वो बिलीव करते हैं, उनका यकीन किस में है, द थ्योरी ऑफ यानी इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट लॉजिक। उन्होंने जो थ्योरी पेश की है कि इंसान हमेशा किसी न किसी चीज़ की इंक्वायरी यानी जांच पड़ताल करे और हर नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करे यानी तजर्बा करे, लॉजिकली उसको सोचे यानी करके सीखे, तो इंसान बहुत आगे जाएगा। ठीक है, आजकल का जितना सलेबस, जितना करिकुलम बना है इन इंडिया का, जो करिकुलम यानी एनपीएस यानी आप जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020, वो भी प्रैग्मेटिज्म ही पे बेस है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो आपका बना है, ये भी इसी प्रैग्मेटिज्म पे बेस है। ठीक है, ही बिलीव्स इन इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम, उनका मानना यह है कि बच्चे को इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम यानी जैसे बच्चा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके साथ और सारे सब्जेक्ट को उनको पढ़ाया जाए, और सारा सब्जेक्ट पढ़ेगा तब उसका ब्रेन और ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स दाखिल है। किसी एक सब्जेक्ट से बच्चा जब ऑनर्स करता है उसके अलावा पॉलिटी का 1-2 सब्जेक्ट पढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन का 1-2 सब्जेक्ट पढ़ लेता है। ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट का 1 सब्जेक्ट पढ़ लेता है। आगे चलिए, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर यानी जहां बच्चों को दिक्कत आएगी वही उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, यानी स्किल को प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो कुछ दिक्कत आएगी उसमें फैसिलिटेट करेगा। और क्या है, हिज अप्रोच इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बताया नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन्हीं से जुड़ा हुआ है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यानी बच्चे को हम मरकज में रह करके ही पढ़ाएंगे, यानी बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हम अपने मेथड में, टीचिंग मेथड में तब्दीली लाएंगे। हम जो टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगे बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। डेमोक्रेटिक अप्रोच यानी हर एक बच्चे को आज़ादी होगी, जिस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी है अपनी बात कह सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, मुजाहरा कर सकता है, इसी के साथ डेमोक्रेटिक अप्रोच इख्तियार करना होगा एजुकेशन में। ठीक है, यानी रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ एजुकेशन की बात कौन करते हैं, आपके जॉन डीवी करते हैं। बस इतना ही फैक्ट इनसे मुतालिक था। आगे क्या है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनकी पैदाइश कब हुई है, 1895 में, 1986 में। जिद्दू कृष्णमूर्ति का भी एजुकेशन से मुतालिक एक नज़रिया था। ये साउथ इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे। पहले आपको पता है आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी में दाखिल था। आंध्र प्रदेश कहाँ था, मद्रास प्रेसिडेंसी। फिर वहाँ के लोग तमिल और तेलुगु दोनों अलग अलग ज़ुबानें बोलते थे, तो तमिल वाले को तमिलनाडु मिल गया और तेलुगु वालों को आंध्र प्रदेश मिल गया। फिर आंध्र प्रदेश का यानी 2014, हाँ 2014 के आसपास, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी बढ़ गया, यानी तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया। तो क्या है, कहने का मकसद ये है कि इनका ताल्लुक कहाँ था, कहाँ से था, मद्रास प्रेसिडेंसी से। ठीक है, यानी
मदन पल्ली, मदन पल्ली, इधर आप देखेंगे सारे पल्ली ही पल्ली है, नाम पल्ली, चरला पल्ली, पल्ली और गुड़ा, ठीक है, ज़्यादा जगहों के नाम यहाँ हैं, ठीक है। तो ये भी एक, यानी मदन पल्ली जो इलाका है उसी में, वहाँ ये पैदा हुए थे, ठीक है, और प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और लेकिन इनकी डेथ कहाँ कहाँ हुई थी? कैलिफोर्निया यानी यूएसए में 1986 में। लेकिन इन्होंने एजुकेशन से मुतालिक जो अपना नज़रिया पेश किया है उसको बहुत से लोगों ने पसंद किया है। इन्होंने कहा है एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना और नौकरी हासिल करना, नौकरी पा जाना नहीं है। क्या कहा है? एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए? टू गेट इंफॉर्मेशन, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी आप हासिल करें। एस्थेटिक्स टू रिलीजन, इन्होंने यानी एस्थेटिक्स की बात की है। ही इज नोन एज साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन, साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन के तौर पे इनको जाना जाता है, ठीक है। थियोस फिलोसफिकल सोसाइटी की बात इन्होंने की है। ऑर्डर ऑफ द स्टार का लफ्ज इन्हीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें अफलातून है, अरस्तु हैं, रूसो हैं, और इनका जो अलग अलग नज़रिया है, जैसे आइडियलिज़म है, और आइडियलिज़म को सबसे पहले देखते हैं, फिर हम लोग प्रैग्मेटिज्म, रियलिज़म और एग्जिस्टेंशियलिज़म, चारों जो नज़रिए हैं एजुकेशन से मुतालिक बहुत अहम है, इनको भी देख ही लेते हैं कि क्लास में, ठीक है। ये आइडियलिज्म को तसव्वुरियत कहते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे? तसव्वुरियत कहते। एक ये नज़रिया क्या कहता है? देखिए इसको मानने वाले कितने लोग हैं आप देख सकते हैं। अफलातून यानी प्लेटो इसी को मानते हैं, ठीक है, आइडियलिज्म ही को। सुकरात इसी को मानते हैं, हेगल इसी को मानते हैं, कांट इसी को मानते हैं, ठीक है। स्पेनोजा करके फलसफी इसी को मानते हैं। और आपके इंडिया के जो हैं टैगोर हैं, इसी नज़रिए को मानते हैं। गुरु नानक जी इसी नज़रिए को मानते हैं। महात्मा गांधी इसी नज़रिए को मानते हैं। स्वामी विवेकानंद इसी नज़रिए को मानते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णा इसी नज़रिए को मानते हैं। तो एक नज़रिया हम देखते हैं जिसको कम से कम 10 लोग मानने वाले हैं। ये नज़रिया क्या कहता है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इंसान के इल्म की तारीख का कदीम तरीन निज़ाम फ़लसफ़ा है, ठीक है। मशरिक़ में उसका आगाज़ कदीम हिंदुस्तान से होता है, जबकि मग़रिब में इसका आगाज़ कब से होता है? अफलातून यानी प्लेटो से होता है। फ़लसफ़े तसव्वुरियत इस नज़रिया पर मबनी है कि तसव्वुरात यानी आइडियाज़ अबदी होते हैं। जो तसव्वुर हैं वो क्या हैं? अबदी हैं, यानी हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। आगे क्या है? उन्हीं के ज़रिए हम मादी चीज़ों के बारे में, यानी अबदी चीज़ों के ज़रिए ही हम मादी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसको मानने वाले इतने हैं, इसको हमने देख ही लिया। अब हम आगे देखते हैं फिलोसफिकल प्री सपोजिशन, यानी फ़लसफ़ा यानी फ़लसफ़ियाना पेश क़यासी क्या है। इसमें हम क्या देखेंगे? मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज़म, आइडियलिज़म की माबादु तबीयत मेटाफिजिक्स क्या है? इसमें है तसव्वुरियत ज़हन को हकीकत मानता है। इसका मेटाफिजिक्स क्या है? तसव्वुरियत यानी आइडियलिज़म जो दिमाग है, ज़हन को हकीकी मानता है। तसव्वुरियत में हतमी हकीकत ज़हन, ख्याल, सोच, रूह है। इसमें क्या है? ज़हन है, ख्याल है, सोच है, और सॉल जिसको हम रूह कहते हैं। आगे क्या है? एपिस्टिमोलॉजी ऑफ आइडियलिज़म, यानी फ़लसफ़े तसव्वुरात का नज़रिए इल्म क्या है? हकीकी इल्म के नताइज इस्तिदलाल है। तसव्वुरियत के मुताबिक हकीकत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, ना कि मादी दुनिया यानी मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है। आगे क्या है? एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज़म, यानी फ़लसफ़े तसव्वुरात और इल्मुल अक़दार क्या चीज़ है।
تصوریت میں اقدار، ٹھیک ہے، یعنی علم الاقدار عالمگیر کیا ہے، یونیورسل ہے، یعنی پورے ورلڈ میں ایک طرح کا ہے، ٹھیک ہے، اور تبدیل ہونے والی نہیں ہے، اس میں سچائی، اچھائی، خوبصورتی، عالمگیر قدریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب الگ الگ لوگوں نے آئیڈیالزم کی الگ الگ تعریف بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے روس نے اپنے لیبل پہ کہا ہے کہ آئیڈیالسٹ فلاسفی یعنی takes many and varied forms, but the postulate underlying all this is that mind or spirit is the essential word stuff، یعنی دماغ اور اسپرٹ، ٹھیک ہے، that true reality is of a mental character، کہہ رہے ہیں فلسفے تصورات بہت ساری متنوع شکلیں اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان سب کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ ذہن یا روح دنیا کا لازمی مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ جو دوسرے صاحب نے کہا فلسفے تصورات اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ حقیقت خیالات، تصورات، ذہن اور نفس پر مشتمل ہوتی ہے، نہ کہ مادی چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ اب ہم سائلنٹ فیچرز آف آئیڈیالزم، جو تصوریت ہے اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں۔ تصوریت کے مطابق تصورات ابدی اور کلی اہمیت کے حامل ہیں۔ تصوریت کے مطابق روحانی علم ہی حقیقی علم ہے۔ تصوریت میں پہلے ذہن کا مقام ہے، اس کے بعد مادی چیزوں کو۔ تصوریت کے مطابق ذہن کا وجود حقیقی ہے۔ زندگی کی اعلیٰ اقدار کا حصول تصوریت کا مقصد ہے۔ 3 حقیقی اقدار ہیں، سچائی، اچھائی اور خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ اب آئیڈیالزم اینڈ ایم آف ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، یعنی انسان کی شخصیت کا فروغ دیا جانا چاہیے۔ سیلف ریئلائزیشن یعنی حصول خودی ہونا چاہیے۔ یونیورسل ایجوکیشن یعنی آفاقی تعلیم، اسی کے ساتھ مورل ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ آگے اس میں کیا ہے، آئیڈیالزم کے مطابق کریکولم کس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا۔ نصاب میں ادب بھی یعنی لٹریچر بھی، تاریخ بھی، فنون لطیفہ بھی، اخلاقیات کے ٹاپک بھی، ریاضی یعنی میتھ بھی، ثقافت بھی، سماجی علوم بھی، اور مذہبیات یعنی ریلیجن سے متعلق مضامین ہونے چاہیے۔ اس نظریے کے مطابق انسان کو اعلیٰ اقدار سے روشناس کرایا جائے گا۔ تصوریت کا نصاب ایسا ہو کہ وہ انسان کے فروغ کا موجب بنے اور بچے کے اندر ذہنی، اخلاقی، مذہبی اقدار فروغ پائیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈیالزم کے مطابق ٹیچنگ میتھڈ، کس میتھڈ کو ہم پڑھائیں گے، ڈسکشن میتھڈ یعنی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر کے ہم پڑھائیں گے۔ اسی کے ساتھ لیکچر میتھڈ، اس میں ٹیچر لیکچر دیتا ہے، بچے چپ چاپ سنتے رہتے ہیں۔ سوال جواب کا طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ استقرائی طریقہ یعنی انڈکٹیو میتھڈ، یعنی ہم مثالوں سے رول کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈیالزم اینڈ ڈسپلن، ڈسپلن کس طرح سے ہونی چاہیے۔ نظم و ضبط بیرونی دباؤ سے قائم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اپنے طور پر تحریک پا کر ہونا چاہیے۔ نظم و ضبط سے بھری زندگی نظم و ضبط کا حامل دماغ تیار کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، کینٹ اور ہیگل کے بموجب یعنی ان کے مطابق کیا ہے، تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ بچوں میں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن پیدا کر سکے اور اس بات کا احکام کی پابندی کی جائے۔ فروبل کے نزدیک بھی ہے، یعنی محبت، تجربہ، اخلاق نظم و ضبط کے عناصر ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈیالزم کے مطابق اسکول کس طرح سے ہونا چاہیے۔ فلسفے تصورات اسکولوں کے مثالی ہونے کی وکالت کرتا ہے۔ وہاں کے استاذ کے اعمال و اخلاق، ٹھیک ہے، یعنی امیٹیٹ کرنے کے لائق ہو، یعنی بچہ ان کی نقل کر سکے، اور اسکول میں بچوں کی ہمہ جہت ترقی اور ان کے اندر سچائی، اچھائی، خوبصورتی کے اقدار پیدا ہو سکیں۔ آئیڈیالزم کے مطابق ٹیچر کس طرح سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ معلم طلبہ کے لیے نمونہ یعنی ایک آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے۔ طلبہ میں قوت فیصلہ،
خود اعتمادی، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ معلم طلبہ کی روحانی باپ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معلم اعلیٰ کردار کی حامل شخصیت کہلاتا ہے، وہ ایک مثالی نمونہ ہونا چاہیے تاکہ طلبہ اس سے سیکھیں۔ معلم دوستانہ تعلقات رکھنے والا یعنی رہبر اور فلسفی ہونا چاہیے۔ ایجوکیشنل امپلیکیشن، بچے کو سب سے پہلے انسان بنانا ہے۔ آئیڈیالزم کیا کہتا ہے؟ پہلے آپ کو انسان بنانا ہے۔ اسکول معاشرے کے لیے ایک ایجنسی کی طرح کام کرے اور بچے شخصیت کے فروغ کے لیے مناسب اقدار کریں۔ تصوریت میں بچہ ایک روحانی وجود رکھتا ہے اور اس کی زندگی کا اہم مقصد خود شناسی، سیلف ریئلائزیشن، یعنی بچہ سمجھ سکے ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، میرا کام کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تصوریت میں ریاست شخصیت کے مقابلے میں زیادہ قدر رکھتی ہے اور بچے کو ریاست یعنی اسٹیٹ کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اسکول کو آفاقی تعلیم پر زور یعنی یونیورسل ایجوکیشن پہ زور دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے نیچرلزم۔ نیچرلزم جس کو ہم فطریت کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک قدیم مکتب فکر ہے، یعنی مکتب فکر بہت قدیم ہے۔ یہ فطرت کو مکمل مانتا ہے۔ انسان کی تخلیق اور فطرت میں اس کے مختلف نوعیت ہیں، ان کے احساسات، حیرت اور مختلف موضوعات سے آہستہ آہستہ فطرت کی تشکیل ہوئی۔ اور فطریت کے بانی کون ہیں پوچھا جا سکتا ہے۔ نیچرلزم کے بانی آپ کے روسو ہیں۔ فطریت کے اہم فلاسفہ یعنی پرومیننٹ یعنی نیچرلزم فلاسفر، اس میں کون کون ہیں؟ اس میں لیوسیپس ہے، ٹھیک ہے، یعنی 5ویں صدی پہلے، اور اسی کے ساتھ ہے ایپیکولس کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی لیوکرٹس کا نام آتا ہے، تھامس کا نام آتا ہے، جے روسو کا نام آتا ہے، ہربرٹ اسپینسر کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے فلاسفیکل پری سپوزیشن یعنی پیش قیاسی۔ کیا ہے اس کا؟ فلسفے فطریت کا ما بعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس آف نیچرلزم۔ آگے ہے اس کا کیا ہے؟ فطریت میں حتمی حقیقت یعنی الٹیمیٹ ریئلٹی فطرت ہے اور مادیت سے پرے کوئی چیز نہیں ہے، ان کا ماننا ہے۔ میٹا فزکس اس کا یہی ہے۔ آگے کیا ہے؟ فلسفہ فطریت کا نظریہ علم کیا ہے؟ ایپسٹیمولوجی اس کا کیا ہے؟ نیچرلزم کا علم حسی اعضاء کے ذریعے یعنی حواس خمسہ ظاہرہ ہمارے کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ وہ کہتے ہیں علم اسی سے حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ہم آنکھ ہے ہماری جس سے ہم دیکھتے ہیں، ناک ہے جس سے ہم سونگھتے ہیں، زبان ہے جس سے ہم چکھتے ہیں، کان ہے جس سے ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ہے جس سے ہم چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان سب کے ذریعے تعلیم حاصل کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فلسفہ فطریت اور علم الاقدار یعنی ایکزیولوجی آف نیچرلزم۔ کیا کہتا ہے؟ فطریت زندگی کے اقدار سے جڑا ہوا ہے۔ انسان اپنی متعین ضرورتوں کے مطابق اقدار کو تخلیق کرتا ہے یعنی اس کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کو فطرت میں رہ کر اپنی زندگی کو فطرت سے آہنگ کرنا ہوگا۔ آگے ہے دیکھیے اب اس کی ڈیفینیشن ایک دیکھ لیتے ہیں۔ فطریت وہ نظریہ ہے جو فطرت کو خدا سے الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، روح کو طبعی عناصر کے ماتحت بناتا ہے اور قوانین کو برتر بناتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو روسو صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر شے اچھی ہے جب وہ فطرت کے خالق کے ہاتھوں سے آتی ہے، اور ہر شے انسان کے ہاتھوں سے بھی۔ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بناتا ہے وہ پرفیکٹ بناتا ہے، انسان اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اس کی کچھ خاصیت ہے جو نیچرلزم کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے تھوڑا کلیئرٹی آ جائے گی۔ فلسفہ فطریت فطرت کی طرف واپس ہونے پر زور دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیسل نیچرل چیزوں پہ۔ بچہ تعلیم کے لیے نہیں ہے، تعلیم بچے کے لیے ہے۔ اس کا مکتب فکر یہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے تعلیم بچے کو مرکز مان کر یعنی بچے کی ضرورت کے اکارڈنگ آپ چیزوں کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔
فلسفے فطریت کے مطابق بچے کو تعلیم الفاظ کی شکل میں نہیں بلکہ عمل یعنی پریکٹیکل نالج دینا چاہیے۔ بچوں کو خود کر کے سیکھنے اور تجربات کے ذریعے اپنی رفتار سے تعلیمی ترقی کے مواقع فراہم کرانا چاہیے۔ آگے کیا ہے؟ لڑکے لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم نہیں بلکہ ان کو اجتماعی طور پر تعلیم۔ نیچرلزم کیا کہتا ہے؟ کو ایجوکیشن کی باتیں کرتا ہے۔ بچوں کو آزادانہ ماحول فراہم کیا جائے، بچوں کی فطرت کی کتاب سے حسی اعضاء کے ذریعے تجربات پر مبنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے راغب کیا جائے۔ فطریت تمام علوم کا ذریعہ ہے، مادی دنیا حقیقی دنیا ہے، ذہن مادہ کے ماتحت ہے، تمام اقدار فطرت کے یعنی موجود ہیں۔ آگے ہے فطریت کی قسمیں کیا ہیں؟ اس میں ہے طبعی فطریت یعنی فزیکل، مکانیکی یعنی میکینیکل نیچرلزم، اور حیاتیاتی یعنی بائیولوجیکل نیچرلزم۔ ٹھیک ہے، آگے فطریت اور تعلیمی مقاصد۔ نیچرلزم کے اکارڈنگ ایم آف ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے؟ بچے میں اظہار خودی کی صلاحیت یعنی اپنی مافی ضمیر کو ادا کر سکے، بچے کے اطراف کے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے قابل بنانا یعنی ایڈجسٹ ہو سکے اپنے انوائرمنٹ میں، بچوں کو زندگی کی جد و جہد کے لیے کوئی بھی ڈیفیکلٹیز ہو اس کو فیس کر سکے، بچوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، بچوں کے مکمل انفرادیت فروغ دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق نصاب کیا ہونا چاہیے؟ سائنس، یعنی نیچرلزم سائنس پہ زیادہ زور دیتا ہے، اس کے ساتھ علم فلکیات، جغرافی یعنی جغرافی، پیشہ وارانہ تعلیم یعنی پروفیشنل ایجوکیشن، اوکیشنل ایجوکیشن، اور اسی کے ساتھ میتھ بھی سکھائی جائے، زبان بھی سکھائی جائے، تاریخ بھی سکھائی جائے، امور خانہ داری یعنی ہوم ایجوکیشن بھی دیا جائے، جسمانی تعلیم یعنی فزیکل ایجوکیشن۔ فطریت میں ہم نصابی سرگرمیاں بچے کے ارتقاء مراحل اس کے دلچسپی کے مطابق منتخب کی جاتی ہے۔ فطریت کا نصاب دل لچکدار اور طفل مرکوز، جو بھی نصاب بنے وہ چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کے مطابق میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہے؟ عمل کے ذریعے اکتساب یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ ہونا چاہیے، کر کے سیکھنا چاہیے، تجربات یعنی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سیکھنا چاہیے، انکشافی طریقہ، کھیل کا طریقہ، انفرادی تدریس بھی کرانی چاہیے۔ اور نیچرلزم اور ڈسپلن کیا ہے؟ فطریت میں بچوں کو مکمل آزادی دی جائے یعنی سیلف ڈسپلن پر زور دیا جائے، سیلف گورننس خود انتظامیہ سے سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیچرلزم کے اکارڈنگ ٹیچر کیا ہونا چاہیے؟ ٹیچر کی حیثیت ثانوی یعنی دوسرا، سیکنڈری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، استاذ کا کام یہ ہے کہ بچوں کے فطری فروغ کے لیے مناسب ماحول تیار کرے۔ استاذ ایک نگہبان یعنی ایسا نگراں یا فیسیلیٹیٹر، مشاہدہ، آبزرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بچے کر کے خود سیکھیں گے۔ اس کے مطابق اسکول کیا ہونا چاہیے؟ اسکول ایسا ہونا چاہیے جہاں بچے کو آزادانہ ماحول فراہم کیا جائے اور فطری اور ہمہ جہت نشوونما پر زور دیا جائے، بچے کو اپنی دلچسپیوں خواہشات کے مطابق تعلیم ملنی چاہیے۔ اس کے اکارڈنگ ایجوکیشنل امپلیکیشن کیا ہے؟ تعلیم فطری عمل اور ذہنی ترقی کے مطابق ہونی چاہیے، تعلیم خوشگوار ماحول میں دی جانی چاہیے۔ آگے کیا ہے؟ بچے کو تعلیم مسلسل خود سرگرمیوں کے ساتھ ہونی چاہیے، خود کر کے سیکھے، یعنی حصول علم تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ بچے کے ذہن اور جسم کی نشوونما کے لیے تعلیم دی جائے، استقرائی طریقہ یعنی انڈکٹیو ایجوکیشن، جس میں ہم مثالوں سے رول کی جانب جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تدریس پر زور دیا جائے، بچے کی غلطی پر سزا فطری نتائج پر مبنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ سزا وغیرہ مت دی جائے۔ ٹھیک ہے، اب آگے تیسرا ہے پریگمیٹزم۔ پریگمیٹزم کیا ہے؟ اب تک اپنی مغرب، آج کل لوگ پریگمیٹزم ہی کے ذریعے ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ یہ نیچرلزم، آئیڈیالزم پہلا نظریہ تھا، آج کل لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں، پریگمیٹزم کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ یہ امریکہ میں اس کا چلن زیادہ تھا، اس کو ہر ایک ایجوکیشن پالیسی مان رہی ہے۔ ٹھیک ہے، فلسفے تعلیم کے تحت فلسفے تصوریت، فلسفے فطریت کا مطالعہ ہم تو کر چکے ہیں، اب آگے دیکھتے ہیں، اب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، پریگمیٹزم کیا ہوتا ہے؟ پریگما سے بنا ہے، پریگماس کے مادے سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پریکٹیکل۔
जो भी नॉलेज आपका होना चाहिए, रट्टाफिकेशन, किताबी नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपका होना चाहिए। इसके बारे में अलग अलग फलसफियों इसको मानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम और सारे में नहीं जाएंगे। जो आपके सिलेबस में है, आपके जॉन डीवी साहब भी इसके बानियों में माने जाते हैं। जॉन डीवी के बारे में कुछ हमने अभी सीख भी लिया है। तो हम अब देखेंगे प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक मेटाफिजिक्स क्या है। जॉन डीवी ने अपनी किताब क्रिएटिव इंटेलिजेंस, याद रख लिए, क्रिएटिव इंटेलिजेंस किसकी किताब है? जॉन डीवी की है। वाज़े अल्फाज में कहा है, अमलियत पसंदी में किसी हकीकत कुबरा, रियलिटी की उमूमन ना कोई ज़रूरत है और ना ही ये मुमकिन है, चूँकि अमलियत का सारा, ठीक है, जोर अशिया को तजर्बे के नताइज के ज़रिए समझने का है। इसलिए वो बातें जिनसे माबाद तबीयत पर बहस करनी है और जिसे हम तजर्बे की कसौटी पर परख नहीं सकते, उनके नज़दीक खारिज अज बहस मानी जाती है। दुनिया और इंसान की हकीकत के बारे में इस फ़लसफ़े के ख़यालात कुछ दिए जा रहे हैं, जिसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। क्या इन्होंने फ़लसफ़ा पेश किया भाई? दुनिया हमारे लिए एक नुमाया मकाम रखती है। उससे मुराद उनकी ये है कि इस दुनिया का कोई पस मंज़र नहीं जिसके ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करें। जैसे तसव्वुर में दो हिस्से होते हैं, एक उसका अहम काबिल तवज्जो पहलू, दूसरा वो पस मंज़र जिसमें वो शय नज़र आती है, ठीक है। आमाल और तब्दीलियाँ इस दुनिया की अहम खुसूसियात हैं। ये कहते हैं कि हम दुनिया में जितने तजर्बात से दो चार होते हैं, उनकी मिसाल एक नदी यानी एक रिवर की सी है, जो हमेशा रवां दवां और तब्दीलियों से दो चार होती रहती है। गोया अमलियत पसंद किसी भी शय या कद्र के सबात या उसके मुस्तकिल होने का इनकार करता है, ठीक है। दुनिया एक गैर यकीनी जगह है, इसका मानना है। हर वक्त इत्तफाकात और हंगामी हालात से दो चार रहती है। यहाँ पर कोई महफूज नहीं है। हमें हर वक्त नागहानी हालात के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया नामुकम्मल है, उसकी कोई मंजिल नहीं है। गोया इस दुनिया के इर्तक़े का अमल जारी है। अमलियत पसंद इंसान को इख्तियार की आज़ादी से महरूम समझते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अपने तजर्बात की बुनियाद पर उन हालात के रुख तब्दील करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। आगे क्या है? दुनिया एक तकसीरी हालात है। ये क्या कहते हैं? दुनिया एक तकसीरी हालात है, यानी फ़लसफ़े अंदाज में कहा जाए तो हालत जिसकी रूह से हकीकत की पूरी तामीर की एक उसूल पर ना की जा सके। इसकी तशरीह में ये बात कही जा सकती है कि ये हर उन तब्दीली होती है, हर आन तब्दीली दुनिया और इस कायनात के निज़ाम में कोई रब्त नहीं है। कोई ऐसी वहदत नहीं है जो उसके निज़ाम को एक लड़ी में पिरो सके। दुनिया के आमाल के अंदर ही उनका अंजाम पोशीदा है। जो कहते हैं दुनिया के आमाल के अंदर ही इसका अंजाम पोशीदा है। दुनिया में कोई हकीकत औला नहीं पाई जाती। और क्या है? इंसान फितरत का एक जुज़ है, वो उसी के साथ जारी रहता है। जॉन डीवी नज़रिए इर्तक़ा को दुरुस्त मानकर इंसान को फितरत यानी नेचर का एक अटूट हिस्सा मानता है। वो इंसान की इस फितरत से हटकर आला और अरफा तख्लीक को तस्लीम नहीं करता, ठीक है। इसमें क्या है? इंसान की इस दुनिया में मुतहर्रिक वजह नहीं है। और क्या है? दुनिया में हमें तरक्की की ज़मानत हासिल नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इस फल यानी इसका अमलियत का नज़रिए इल्म क्या है? इस नज़रिए के नज़दीक, ठीक है, नज़रिए इल्म बुनियादी तौर पर अशिया का काम में लाना ताकि उसकी मौजूदा वैल्यू यानी उसकी जो कद्र है को जाना जा सके, ठीक है। उनके नज़दीक जानने के लिए सिर्फ
सिर्फ वजह या दलील काफ़ी नहीं है, और ना ही वो उसको इल्म का मुकम्मल ज़रिया मानते हैं। ठीक है, तजर्बाती तरीक़े कार क्या है, इससे उनकी मुराद इंसान का हमेशा अपने तजर्बात से गुज़र कर बाहोश और हवास नताइज अख्ज़ करना, उनका हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ज़िंदगी हर वक्त रवां-दवां रहती है, यानी ज़िंदगी पर कभी जुमूद तारी नहीं होता। बाज़ वक्त सफ़र आसान होता है, बाज़ वक्त हमें रुकावटें और मुश्किलों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी की ये रुकावटें और मुश्किलात कितनी ही नापसंदीदा क्यों ना हो, वो हमारे लिए बहुत अहम होती है। सही बात है। मुश्किलात से अफराद को हक़ाइक़ पर नज़रसानी करने का मौका फराहम होता है। ये नई रविश के सोच में मालूमात यानी डेटा का नए हालात में जायज़ा लेने का मौका भी इसमें मिलता है। इसी तरह हासिल होने वाले मफरूज़ात की जांच हमारी मंजिल होती है। आगे है एक्सियोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। क्या कहते हैं, अखलाकियत के बारे में फ़लसफ़े अमलियत के ख़यालात का जायज़ा दर्जा झेल क्या है। वैलूस का कतई और हतमी वजूद नहीं है। अक़दार का वजूद फ़र्द के समाजी आमाल के मुताबिक होता है। अक़दार की मानवियत सिर्फ़ इस वक्त होती है जब तक वो फ़र्द और समाज के लिए कारआमद है। ठीक है, जब इंसान अपने आप को एक मुअस्सिर आमिल यानी एजेंट तस्लीम कर लेता है, तब वो इस बात को भी जान लेता है कि वो अपने आमाल के लिए जवाबदेह है। ठीक है, अमलियत में अक़दार बहुत ज़्यादा मारूज़ी व तनक़ीदी और कम से कम ज़ाती होते हैं। ठीक है, फ़लसफ़े अमलियत के मानने वाले इंसान की नीयत व इरादे के दुरुस्त होने और उसके अमल के तयशुदा उसूलों के मुताबिक होने को अहमियत देते हैं। ठीक है, फ़लसफ़े अमलियत क्या है, समाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। ठीक है, वो समाज को सिर्फ अफराद का मजमुआ नहीं बल्कि एक असासी अमल मानते हैं। ठीक है, समाजी ज़िंदगी में सियासी नज़रिए के तौर पर जमहूरियत एक बेहतरीन जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी एक बेहतरीन तर्ज़ अमल है। इस नज़रिए के तहत फ़र्द को एक समाज का एक हिस्सा होने का एहसास होता है। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, फ़लसफ़े अमलियत उस वक़्त न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक का फ़लसफ़े तालीम बना हुआ, इंडिया का भी बना हुआ है। इनके मुताबिक क्या है, तालीम एक समाजी इदारा है। और क्या है, स्कूल की ज़रूरत के मुताबिक क्या है, हम अपनी नस्लों को सिर्फ गैर रस्मी तालीम और इर्तक़ाई तजर्बात, इक्तसाबी अमल ठीक है व रोज़मर्रा की समाजी ज़िंदगी से हासिल करते हैं के भरोसे पर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मौजूदा दौर की पेचीदगियाँ इस बात का तकाजा करती हैं कि हम सिर्फ इन तजर्बात पर मुनहसिर ना रहें जो हमें आसानी से हासिल हो जाती हैं, बल्कि हमें वक्त और फासलों की परवाह किए बग़ैर ज़रूरी तजर्बात हासिल करने चाहिए। स्कूल माजी के तजर्बात को हाल में मुफीद बनाकर पेश करता है। सही बात है, स्कूल इदारे की एक सादा शक्ल है। अमलियत पसंद चाहते हैं कि स्कूल तलबा को समाज से मुतालिक मुतवाज़िन तजर्बात दे यानी पेश करे। आगे है प्रैग्मेटिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। अमलियत पसंद तालीम के किसी मुतय्यन यानी पहले से तयशुदा और क़तई और आखिरी और उमूमी मकासद को तस्लीम नहीं करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, एक मुतहर्रिक जहन की तरबियत जो हालात के मुताबिक ढल सके, यानी अमलियत पसंद चाहते हैं कि बच्चे को एक मुतहर्रिक रुख और रहनुमाई दी जाए ताकि वो अपनी फितरी सलाहियतों, रुझानात और दिलचस्पियों के तहत अपनी ज़ात का इर्तक़ा कर सके। तालीम के ज़रिए नए अक़दार की तख्लीक। अमलियत पसंद क्या है, तालीम बराए तालीम के कायल नहीं है, वो चाहते हैं कि तालीम नई नई कदरों के पैदा करने में मुआविन हो। ठीक है, तजर्बात के तामीर यानी तजर्बात की तामीर नौ के लिए तालीम क्या है, तालीम अमलियत पसंदों के नज़दीक सिर्फ किताबी तालीम नहीं है, उससे आगे बढ़कर वो उसे तरक्की और तामीर मानते हैं। ठीक है, और
प्रैग्मेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें टीचिंग का मेथड क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए प्रोजेक्ट मेथड, किसी भी चीज़ पे प्रोजेक्ट, टीचर क्या होगा, एज अ फैसिलिटेटर होगा। इक्तिसाब बजरिया अमल, ये कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। जिंदगी बजरिए, इक्तिसाब बजरिए ज़िंदगी यानी लर्निंग बाय लिविंग, ये सब नज़रिया प्रैग्मेटिज्म यानी ये टीचिंग मेथड ये पेश करता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अख्तियार करेंगे, बच्चे को मौका देंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगी, बच्चा एक्सपेरिमेंट करके खुद सीखेगा, टीचर कहीं दिक्कत आएगी तो फैसिलिटेटर का काम करेगा, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म स्टूडेंट को क्या मानता है, तालिब इल्म में एक जिंदा और मुतहरिक वजूद है, वो फितरतन तामीर पसंद होता है। तालिब इल्म तालीमी अमल में सिर्फ गैर मुतहरिक सुनने वाला किरदार नहीं है। मौल्लिम को चाहिए कि तलबा की सरगर्मियों को सीखने के अमल में यानी मुआविन बनाए, यानी फैसिलिटेटर होना चाहिए, बस कुल मिला के कह सकते हैं। और प्रैग्मेटिज्म टीचर को क्या मानता है, जो पहले बताया हूँ, टीचर क्या होगा, एज अ ऑब्जर्वर होगा, टीचर क्या होगा, एज अ फैसिलिटेटर होगा, जमहूरी तर्ज अमल अख्तियार करेगा, यानी बच्चे को पूरी आज़ादी देगा कि जहाँ कहीं परेशानी हो खुल के बोल सके, पूछ सके, ठीक है। सबसे आखिर में है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो नया नया मकतब फ़िक्र आया है, ठीक है। इस मकतब फ़िक्र को वजूदियत, उर्दू में इसको वजूदियत के नाम से जानते हैं, वजूदियत, ठीक है। मौजूदा दौर में फ़लसफ़े वजूदियत ने तालीम पर काबिल लिहाज असर डाले हैं, इसलिए उसका मुताला हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, फ़लसफ़ों की तारीख़ में फ़लसफ़े वजूदियत क़द्रे यानी जदीद दौर रखता है। फ़लसफ़े वजूदियत की अहमियत ये 20वीं सदी में ज़्यादा बढ़ी है। इसके मानने वाले में हैं सोरेन और क्रेक गार्ड हैं, और ये सब वेस्टर्न के नाम इसलिए उल्टे सीधे नाम होते हैं, जीन पेरोल सार्टर हैं, ठीक है। अब इसमें जो अहम चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। फ़लसफ़े वजूदियत के अहम तस्वुरात क्या हैं, फ़लसफ़े ज़िंदगी की हकीकत। वजूदियत के हामी यानी फ़लसफ़ी लोग क्या मानते हैं, फ़लसफ़ा को नए ज़ाविये से देखते हैं। वो क्या करते हैं, रिवायती फ़लसफ़ों की तरह उनके नज़दीक फ़लसफ़ा सिर्फ हकीकत को जानने या मालूम करने का नाम नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि सच्चाई को वजूद में लाया जाए। उनके नज़दीक ज़िंदगी कोई मुअम्मा नहीं है जिसे हमें सिर्फ हल करना, बल्कि ज़िंदगी की हकीकत का हमें तजर्बा हासिल करना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहते हैं, फ़लसफ़े बुहरान, बुहरान जिसे कहते हैं क्राइसिस, जहाँ कोई परेशानी आ जाती, तंगी आ जाती है, वजूदियत का फ़लसफ़े बुहरान भी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जोहर असली यानी रूह या वजूद पर, ये क्या कहते हैं, इनका कहना यह है कि एसेंस फर्स्ट, यानी जौहर असली यानी रूह पहले है, वजूद एक चीज़ होता, रूह पहले है या वजूद पहले है, यानी इंसान पहले आ गया या रूह पहले थी। फ़लसफ़े वजूदियत का एक बुनियादी मसला है, उनके नज़दीक वजूद पहले, वो कहते हैं इंसान का वजूद पहले था, बाद में उसमें रूह डाली गई, ठीक है, और जौहर असली यानी रूह बाद में है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा इसमें हमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वजूद की हकीकत क्या है, इंसान वजूद के बारे में कहते हैं कि इंसान की पैदाइश से लेकर मौत के दरमियान का अरसा है। ये कहते हैं पैदाइश से पहले कुछ भी नहीं था और मौत के बाद भी कुछ भी नहीं रहेगा। पैदाइश से मौत तक के अरसे में हम समाजी ज़िंदगी के इर्तकाई हालात से दो चार होते रहते हैं। इन हालात में बुहरानी कैफियत, खौफ, दहशत, गैर यकीनी हालात से दो चार होकर इंसान आखिरकार मौत से हमकिनार होकर उससे नजात पा जाता है, ठीक है। इसके मुताबिक अक़दार यानी वैल्यू क्या है, फ़लसफ़े वजूदियत के कायलिन किसी भी तरह के आफाकी कदरों को नहीं मानते। उनके नज़दीक हर फ़र्द ये सलाहियत रखता है कि अपनी अक़दार खुद वज़ा करे, ठीक है। हर फ़र्द अपने तर्ज़ ज़िंदगी का खुद इंतखाब करे ताकि वो ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में गुजार सके। इंसान की हकीकत किसके नज़दीक क्या है, फ़लसफ़े वजूदियत का कहना है कि इंसान का कोई खालिक पैदा करने वाला नहीं, जिसे हम यानी एथिस्ट मानते हैं, ठीक है।
जो वो कहते हैं इंसान को पैदा करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इंसान वजूद पाता है, मंजर नामे पर जाहिर होता है और बाद में अपना तारुफ हासिल करता है। उसका वजूद पहले होता है और बाद में वो अपने जौहर एग्जिस्टेंस यानी बाद में उसमें रूह डाली जाती है। इस फलसफे के नज़रिए में इंसान आज़ाद और जिम्मेदाराना वजूद रखता है, बस इतना याद रखिए। आगे है एंग्जाइटी, जो अंदर से बेचैनी वगैरह होती है। फ़लसफ़े वजूदियत में इस तस्वुर की बड़ी अहमियत है। क्या है? आइए क्या है? इस्तिराब अंगेज़ हिजान, यानी एंग्जाइटी का मतलब सिर्फ गैर यकीनी हालात और उसके नताइज के बारे में फ़िक्रमंद होना नहीं है। ये इस्तिलाह एक वसी मफहूम का हामिल है। उसके मुताबिक इंसान अपनी ज़ात की तकमील के मराहिल से गुज़रता रहता है और इस दौरान में उसे नागहानी हालात पेश आते रहते हैं जो उसके वजूद के लिए ख़तरा होते हैं। अगर मेरी तशवीश किसी मखसूस शय वाक़े से मुतालिक ना हो तो मेरे वजूद के लिए इम्कान वजूद होता है, ठीक है। ऐसा वजूद जो हर तरह के अक़दार मेयार और मेरी ज़ात के मानी से हासिल हो। इस तस्वुर में कहा जाता है इंसान अपने नफ्स को तन्हा कर लेता है और तमाम अशियाए, वाक़यात और अफराद से अपने ताल्लुक़ से दस्तबरदार हो जाता है, ठीक है। चलिए, मौत और फना क्या है? इस तस्वुर के तहत फ़लसफ़े वजूदियत के ख़यालात इख्तिसार के साथ क्या, मौत से गुजर कर इंसान फना से हमकिनार होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी मौत को बिल्कुल ज़ाती अंदाज में लेकर, मसलन किसी अजीज़ दोस्त की मौत का सुनते हैं, उसके जनाजे में भी शरीक होते हैं, मगर हम अपनी मौत को याद नहीं करते, ठीक है। सही बात है। इंसान को अपनी मौत को एक नागहानी हकीकत के तौर पर कबूल करना चाहिए। कभी भी आपकी मौत हो सकती है। हम मौत को एक नागुज़ीर हादसा समझना होगा जो हमारी ज़िंदगी यानी वजूद की सरहद है, ठीक है। वजूदियत के हामिलीन क्या कहते हैं कि मौत को पूरी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि हम ज़िंदगी के जो दिन गुजारते हैं वो हमें मौत के करीब लाते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो बर्थडे वगैरह मनाते हैं उस पर एतराज़ करते हैं। किस खुशी में बर्थडे भाई? हम तो अपने मौत के करीब होते जा रहे हैं, हमें तो और गम होना चाहिए। ये फ़लसफ़े वजूदियत के नज़दीक तालीम क्या है? वजूदियत ने तालीम में कोई ख़ास दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की है। दीगर तालीमी फ़लसफ़ों की तरह वजूदियत की तालीमी फ़लसफ़े की तशरीह नहीं की गई है। उसके बावजूद कुछ ऐसे हैं। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि वजूदियत के हामिल यानी फ़लसफ़ियों ने उनकी तालीमी फ़लसफ़े को कोई तवज़ीह नहीं दी है। आखिर क्या है? इनके नज़दीक तालीम का मफ़हूम जो निकलता है, फ़लसफ़े वजूदियत में तालीम का मफ़हूम मुतय्यन करने में हमें काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इस फ़लसफ़े के मुक़ल्लिदीन ने इस नुक्ते पर रास्त कोई बात नहीं की है। अलबत्ता बाज़ अफ़राद ने अपनी ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर तालीम की तारीफ़ करने की कोशिश की है। इस फ़लसफ़े का नज़रिया लेकर हम कह सकते हैं उनके नज़दीक तालीम का मफ़हूम फ़र्द का अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों का इदराक करना, बस इतना ही है। तालीम इंसान के अंदर के वजूद को लाहिक खौफ, दहशत, फ़िक्र और तशवीश का मुकाबला करने के लिए तैयार कराती है, ठीक है। मकासिद तालीम क्या होना चाहिए? फ़लसफ़े वजूदियत चूँकि इनफरादियत पर गैर मामूली ज़ोर देता है, इसलिए उनके नज़दीक तालीम का पहले ज़ीना खुद शनासी, ठीक है। तालीम का अहम किरदार ज़िंदगी वजूद के साथ हुस्न अंदाज में गौर फिक्र करना होता है। वजूदियत में फ़र्द जुरात यानी करेज पैदा करती है। ये जुरात इंतखाब की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ चॉइस के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तरीक़े तालीम क्या होना चाहिए इस नज़रिए के मुताबिक, ठीक है। वजूदियत तरीक़े तालीम के बतौर सवाल जवाब का तरीक़ा कहते हैं, इंडक्टिव मेथड जो कि सभी कहते हैं यानी इस्तक़राई तरीक़ा। वजूदियत के हामिलीन तलबा के इनफराद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, इसलिए लर्निंग बाय डूइंग भी होनी चाहिए। वजूदियत के हामिल चाहते हैं तलबा को, मुअल्लिम को तलबा पर अपने ख़यालात, अक़ायद, अक़दार को ठूसने, ज़बरदस्ती न ठूस हो, बल्कि ऐसे आइडियल बनो कि बच्चा देख करके सीखे। उनके नज़दीक तलबा में क्रिएटिविटी पैदा यानी बच्चा खुद करके सीखे, क्रिएटिव बने। निसाब तालीम किस तरह से होना चाहिए? भाई ये भी कहते हैं
कि इनके नज़दीक तालिब इल्म को अपनी ज़िंदगी में पेश सियासी, समाजी, माशरी, उमरानी वजूद मसाइल से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। ठीक है, कहते हैं कि समाजी उलूम, साइंसी उलूम पर फ़ौक़ियत हासिल है। उनके नज़दीक कायनाती इल्म से ज़्यादा हम इंसान की ख़ुद शनासी है, इसलिए वो निसाब जो ख़ुद शनासी की अहमियत देते हैं ऐसा निसाब बना चाहिए। बट यानी सेल्फ रियलाइजेशन पे बातें करते हैं बस। फ़लसफ़े वजूदियत में मुअल्लिम को क्या कहते हैं? मुअल्लिम को चाहिए कि हर लम्हा अपने वजूद को मनवाए। ठीक है, मुअल्लिम को चाहिए कि वो तलबा को उनके वजूद के फ़हम के लिए तनक़ीदी नुक़्ते नज़र इख्तियार करने और तजर्बाती मुताला करने पर उभारे। मुअल्लिम अपने तलबा की आज़ादी और इनफ़रादियत का भरपूर एहतराम करे। मुअल्लिम को अपने तलबा के जज्बाती इलाक़ों तक रसाई हासिल करनी चाहिए। मुअल्लिम अपने तलबा के हालात, ज़रूरत, दिलचस्पियों से वाकिफ़ रहे। ठीक है, बस हम क्लास थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन हमने एक ही क्लास में इंडियन जो फ़िलासफ़ी है, इसी के साथ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी उन और जो अलग अलग मकतबे फ़िक्र है, सबको डिटेल से पढ़ लिया मैंने। अब आप लाइक नहीं किए तो लाइक भी ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, शेयर भी कर दीजिए जो भी आपके साथी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके जुड़ जाए। ठीक है, और मज़ीद हेल्प के लिए 9873603812 व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।